नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसे विस्तृत पढ़ा जाए नाम मात्र का ऊपर ऊपर से क्या फ़ायदा पढ़ने से। तो चलिए शुरू करते हैं आगे कि अभी कहाँ कहाँ अलाउद्दीन खिलजी का अभियान चलता है। जैसे रणथंभौर पर यहाँ राजपूत का गढ़ था ये, और इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये रणथंभौर को जीत चुके थे। रणथंभौर का जो शासक है वह कौन है? हम्मीरदेव है, हम्मीरदेव। तो यहाँ पर 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी उलुग खां और नुसरत खां को भेजता है। उसमें से उलुग खां तो पराजित हो जाता है, लेकिन नुसरत खां वहाँ पे मारा जाता है। और कारण क्या था यहाँ युद्ध करने के लिए? क्योंकि हम्मीरदेव ने जो 9 मुसलमान थे, जो बाहर से आकर के नए मुसलमान बने थे, उनको वह शरण दे दिया था, यही कारण था। उसके बाद 1301 ईस्वी में हम्मीरदेव का एक मंत्री है रणमल, इसने भी युद्ध किया और हार गया। यहाँ की जो औरतें थी, हम्मीरदेव की जो रानी थी, पटरानी या राजपूती स्त्रियाँ, यह सब जौहर कर लेती हैं उस समय। और अमीर खुसरो इस युद्ध में साथ में था। ये भी ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो कौन से अभियान पर गया? रणथंभौर के अभियान पर गया था। उसके बाद रणथंभौर के बाद अब दूसरा अभियान चलता है चित्तौड़ को लेकर। और चित्तौड़ किसकी राजधानी है? इस मेवाड़ की। यहाँ पर गुहिलौत वंश के राजपूत थे और यहाँ का जो शासक है वह राणा रतन सिंह है और इसकी पत्नी पद्मिनी है। अलाउद्दीन यहाँ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण करता है और उसे हरा देता है, राणा रतन सिंह को। अमीर खुसरो इसमें भी था साथ में। और उसने चित्तौड़ को क्या कहा है? अमीर खुसरो ने कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से ऊंचा है, ऐसा चित्तौड़ के लोगों के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है। अमीर खुसरो यह चित्तौड़ के बारे में जब कहता है तो चित्तौड़ जब पराजित हो जाता है तो वहाँ का शासन प्रबंध अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को देता है और उस चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख देता है। पूछा जाता है प्रश्न में कि खिजराबाद किसका नाम है? तो चित्तौड़ का नाम रखा गया था, खिज्र खां के नाम पर रखा गया था। पद्मिनी की एक कहानी भी है, अब यह सत्य है नहीं है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जो है 1540 में लिखते हैं और बताते हैं उस समय कि पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अगला आक्रमण मालवा का है। यह युद्ध यहाँ पर होता है 1305 ईस्वी में। यहाँ जो मुल्तान का सूबेदार अनाइल मुल्क था उसी ने आक्रमण किया था। और मालवा का जो शासक है वह गहलक देव है और इनका एक सेनापति है हरनंद। जब युद्ध होता है तो हरनंद इस युद्ध में मारा जाता है। और उसके बाद सेवान पर आक्रमण होता है। यहाँ आक्रमण अलाउद्दीन कब करता है? 1308 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था? शीतल देव, और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन यहाँ का इक्तेदार किसको बनाता है? कमालुद्दीन गुर्ग को बना देता है। उसके बाद आक्रमण कहाँ? जालौर पर करता है। यही अंतिम अभियान था, इसको ध्यान रखिए, यह अंतिम अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का। जालौर का शासक कौन था? कान्हा देव था। इसे कृष्ण देव तृतीय भी कहा गया है। और यह अधीनता जब स्वीकार करता है तो कब करता है? 1304 में अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद अलाउद्दीन सूबेदार बनाता है, किसे? मालदेव को बना देता है। उसके बाद दक्षिण विजय के बारे में थोड़ा सा और जान लें कि जो प्रथम शासक है दक्षिण भारत में, प्रथम शासक है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने जीता था दक्षिण भारत को। उससे पहले कोई जीत नहीं पाया था। कब जीता? 1296 में। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4 राज्य थे। कौन कौन थे दक्षिण भारत में 4 राज्य? देवगिरी है और दूसरा है
तेलंगाना, तीसरा है होयसल और चौथा है पांड्य। तो जो देवगिरी है उसे दौलताबाद भी कहते हैं। यहाँ यादव का शासन था। रामचंद्र देव जिसे राय रान की उपाधि दी गई थी और स्वर्ण छत्र की प्रतीक लगाए हुए थे अपने जो शासन व्यवस्था थी उसका। और उसके बाद तेलंगाना का जो काकती राज्य था वहाँ पे वारंगल शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय था यह। और पांड्य जो राज्य चौथा है वह उसी को माबर या मालाबार कहा जाता है। इसकी राजधानी मदुरा है और कुलशेखर यहाँ का शासक था। और एक होयसल राज्य है, द्वार समुद्र इसकी राजधानी है। बीर बल्लाल तृतीय यहाँ का शासक था। और लिंग महादेव के सोने के मंदिर को मलिक काफूर ने लूटा था। दक्षिण भारत में ही सबसे ज़्यादा अभियान और लड़ाई करने वाला दक्षिण भारत में मलिक काफूर ही था। तेलंगाना की राजधानी वारंगल है। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव है और इसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा देता है और कोहिनूर हीरा मलिक काफूर अलाउद्दीन को देता है। जरा कोहिनूर हीरा के बारे में भी जान लें। तो उसके बाद मालवा का जो महमूद द्वितीय है उसने हुमायूं को यह कोहिनूर हीरा देता है। कुछ समय बाद ऐसी ऐसी घटना हो रही है। गोलकुंडा का मीर जुमला यह शाहजहां को वही कोहिनूर हीरा देता है। उसके बाद मुगल शासक जो मोहम्मद शाह था उसने फारस के नादिर शाह को वही कोहिनूर हीरा देता है। फिर अफगानिस्तान का जो भगोड़ा शासक था शाह शुजा उसने सिख शासक रणजीत सिंह को वही कोहिनूर हीरा देता है। और सिख शासक दिलीप सिंह उसी कोहिनूर हीरे को डलहौजी को देते हैं। आज वर्तमान में वह ब्रिटिश राजमहल में कोहिनूर हीरा है। द्वार समुद्र अभियान दक्षिण भारत में 1311 ईस्वी में हुआ था। यहाँ जो होयसल है वहाँ का बीरबल तृतीय शासक था और यह सब के सब अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अब सुधार देखें कौन कौन सा सुधार यह करता है अभियान होने के बाद। यह लगातार चेंजिंग करता है कि हमारा जो निरंकुश शासन है वह बरकरार रहे। तो इसने जब सुधार करना शुरू किया तो उस समय कुल 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों में इसने विभाग जो बनाया था महत्वपूर्ण 4 विभाग बनाए। कौन? दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। अब दीवाने विजारत जो विभाग है यह क्या करता है? तो वित्त विभाग का कार्य करता है, राजस्व वसूली का कार्य करता है। और यह दीवाने विजारत किसके अधीन था? वजीर के अधीन रहता था। वजीर कौन था? ख्वाजा खातिर था। इसी के अधीन दीवाने विजारत है। उसके बाद बर्नी ने कहा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजस्व व्यर्थ है, ऐसा बर्नी ने कहा। दीवाने आरिज क्या है? तो यह एक सैन्य विभाग है। सैन्य विभाग का जो अधिकारी है उसको आरिज मुमालिक कहा जाता है। उसके बाद एक विभाग है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा शाही सचिवालय का व्यंजक तैयार करता है। अब दीवाने इंसा का जो प्रधान होता है उसी को दीवाने मुमालिक कहा जाता है और दीवाने मुमालिक इसी को दबीर ए मुमालिक भी कहा जाता है। शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करने का कार्य इसे दिया गया था और इस विभाग का सचिव दबीर कहलाता है। आगे अगला विभाग कौन सा? दीवाने रसालत है। यह क्या करता है? यह विदेश विभाग है और विदेशी प्रारूपों को तैयार करता है। दूसरे राजाओं के मेल जोल या उनकी रणनीति को यही तैयार करता है। उसके बाद अगला दीवाने रियासत है। दीवाने रियासत की स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है और इसका मुखिया किसको बनाता है? याकूब को। याकूब क्या करता है? याकूब के अंदर बरीद और सहना होते हैं। बरीद जो गुप्तचर है, सहना मंडी, यह कार्य पूरा किसके अंतर्गत था? तो याकूब के। बाजार नियंत्रण
के लिए यह दीवाने रियासत बनाया गया था। सहना का मतलब दंडाधिकारी होता है और मुहतसिब का मतलब व्यवहार रक्षक होता है। यह इसी के अंतर्गत कार्य करते थे। जो अलाउद्दीन खिलजी का न्याय व्यवस्था है उसमें सुल्तान सबसे बड़ा होता था, उसके बाद जो उससे छोटा है, सुल्तान के बाद जो शासक होता है वह सद्र ए जहां होता है, काजी उल कुजात यह नाम दिया गया है। उसी के अंतर्गत नायब या काजी होता है जिसे अदल भी कहा जाता है। इसके नीचे मुफ्ती होता है। ये सब न्याय विभाग के हैं। उसके बाद अमीर दाद एक विभाग है। इसका प्रभावशाली व्यक्तियों को दरबार में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। जो अपराधी है अगर शक्तिशाली है, वह कुछ लोग इससे डरते हैं तो यह अमीर दाद जो होता है अधिकारी यही पकड़ कर लाता है। पुलिस विभाग का प्रधान कौन होता है? वह कोतवाल होता है। गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन है? तो बरीद ए मुमालिक है। और बरीद ए मुमालिक कार्य कैसा करता है? संदेशवाहक है, सूचना एकत्रित करके पहुंचाता है सुल्तान के पास। उसके बाद मुन्हियन है, जिन्हें मुन्ही कहा जाता है, सूचना दाता है। यह भी सूचना का कार्य ही करता है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली में स्थापना करता एक केंद्रीय सेना की और इन्हें नगद वेतन देने की व्यवस्था करता है। तुमन का मतलब होता है 10,000 सैनिक टुकड़ी। 10,000 सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता है? तुमन। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान जो प्रारंभ करता है सैनिकों की हुलिया तैयार करने के लिए और आरिजे विभाग को यह सौंप देता है और घोड़े को दागने की प्रथा भी तैयार करता है। यह अलाउद्दीन ने शुरू किया था व्यवस्था। उसके बाद पायगा विभाग भी था। यह शाही घोड़ों की देखभाल करता है, उसकी सुरक्षा करता है। सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। मुरतब जो था वह निरीक्षण करता था, किसका? नियुक्त किए गए सैनिकों की निरीक्षण करता है। उसके बाद एक अस्पा का मतलब एक घोड़े वाला जो सैनिक है उसको, जिस सैनिक के पास एक घोड़ा होता है उसको एक अस्पा, और जिस सैनिक के पास 2 घोड़ा होता है उसे 2 अस्पा कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी व्यवस्था करता है शासन की ताकि यह अच्छे से चल सके। उसमें बरनी की जो किताब है तारीख़ फिरोज शाही, उसमें यह व्यवस्था लिखा गया है। अमीर खुसरो की जो खजाइन फुतूह है उसमें भी यह अलाउद्दीन की व्यवस्था है। इसामी की फुतूह सलातीन है उसमें भी व्यवस्था है। इब्न बतूता की रेहला उसमें भी अलाउद्दीन की व्यवस्था है। और नासिरुद्दीन की ख़यारुल मजालिस है उसमें भी इसकी व्यवस्था लिखी गई है। तो यह सभी व्यवस्थाएं इन किताबों में मिलती है। अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था। सभी व्यापारी सहनाए मंडी में जा कर के पंजीकृत करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद ही वह बाजार में जा कर के अपने सामानों को बेच सकते थे। और इसी सहनाए मंडी में लिस्ट लगी होती है कि कौन सा सामान कितने रेट में बेचना है, उसी के अनुसार बेचना पड़ता था। यदि कोई उससे अलग गया तो अपराधी करने वाले व्यक्ति को या व्यापारी को कठोर दंड दिया जाता था, मांस तक काट करके निकाल लिया जाता था। और यह जो वसूली होती है कि राजस्व व्यवस्था कैसे चलाई जाए, तो उपज का 50% वसूली होती है भू राजस्व। और यह अलाउद्दीन खिलजी यह ऐसा व्यक्ति था जिसने अकाल पड़ने पर राशन व्यवस्था भी चलाया था, लोगों को राशन देता था। जब अकाल पड़ता था उस समय व्यवस्थाएं चलाने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।